माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण पर जब हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं तो एक अभूतपूर्व और अलग अनुभूति होती है, क्योंकि यह इस नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है। यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है और गणतंत्र का अमृत महोत्सव प्रारंभ होने के बाद का पहला अभिभाषण है। और अधिक सुखद संयोग यह है कि यह उस संसद भवन के नए परिसर में हो रहा है जिसका श्री गणेश चतुर्थी को हुआ था और जिसमें पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था और वहां पर देश की पहली महिला अनुसूचित जनजाति के वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अभिभाषण को प्रस्तुत करना और भी सुंदर सुखद संयोग बनाता है। और अधिक संयोग बेहतर इसलिए हो जाता है कि जब यह संसद भवन में प्रारंभ हुआ उससे पहले भारत चांद के अछूते कोने को छूने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रख दिया था, अर्थात स्त्री शक्ति का उद्भव भारत में वनवासी क्षेत्रों से लेकर विधानसभा और संसद से लेकर चंद्रमा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह सुखद संयोग बना, जो मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में भारत की उभरती हुई और आकाश छूती हुई एक नई शक्ति का प्रतीक। परंतु यह अमृत काल आया है तो यह आत्मसम्मान का एक नया स्वरूप भी लाया है। अब किंग जॉर्ज की जगह इंडिया गेट के सर्किल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। एक नहीं, सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय है। साहिबजादों की स्मृति में, जिसका उल्लेख किया है महामहिम राष्ट्रपति जी ने, वीर बाल दिवस भी है। बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के ऊपर जनजातीय गौरव दिवस भी हुआ है, संविधान दिवस भी है, विभाजन विभीषिका दिवस भी है। अर्थात भारत की समस्त स्थितियों को संवैधानिक स्थिति देकर यह सुखद संयोग आया है। देश की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है। G20 में हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। 5G रोल आउट करने में हम पहले देश बन गए हैं और ब्रिटिश काल का किंग्सवे कांग्रेस के शासनकाल में राजपथ से होते हुए अब कर्तव्य पथ हो गया है। अब लोक रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग हो गया है। इंडियन पैनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो गई है और मुगल गार्डन भी अब अमृत उद्यान हो गया है। और इस बात की स्वीकारोक्ति सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बॉर्ज ब्रेंडे ने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विद peace and no conflict. Investment in R&D and infrastructure is going in such a way that can make India a $10 trillion economy in a decade. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ कहते हैं। और बिल गेट्स ने यह कहा है कि जो इंडिया ने डिजिटल सिस्टम स्थापित किया है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। चैथम हाउस थिंक टैंक ने एक आर्टिकल में कहा है कि G20 showcases the power of new emerging India। और तो और हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी देश माने जाने वाले चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी मान लिया आखिर में 2 जनवरी 2024 को अपने एक आर्टिकल में यह स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के आने के बाद भारत में अर्थव्यवस्था और विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जितनी भी रेटिंग वाली एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सब 6.7 से लेके 7.8% तक भारत को बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखा रही है। इन सब के अनुसार भारत इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अब तो इस नए संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं वो भी नई आभा से दिखाई लगने लगे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से विरोधी कोर्ट चले गए थे कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था कि शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु अब संसद भवन में एक ऐसा शेर बैठा है जिसकी वजह से अब किसी की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। जो इस भाव में विश्वास करते हैं, न विक्रमार्जितो सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो भारत की जो मृगेंद्रता है वो उठकर सामने आ रही है। परंतु मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई।
16 मई 2014 को जिस दिन इस देश में सरकार बदली, उस दिन जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत में हमें मिला, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, विचार बदलने के लिए था और व्यवस्था बदलने के लिए था। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा लंदन का संडे गार्डियन, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उनके अखबार को कोट करता हूं। वो 18 मई 2014 को लिखता है अपने एडिटोरियल में, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और आगे वो लिखता है 16 मई 2014, यानी वो दिन जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी known in Indian history as the day on which Britishers finally left India। और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई उसका मतलब नहीं है। और यह बदलाव वहां पे दिखा जब नीति आयोग बना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने अपनी पहली जो बैठक की, उसमें कहा कि बहुत दिन भारत विदेश से आयातित आर्थिक विकास के मॉडल्स को लेता रहा। कभी हम रूस की कॉपी बनते रहे नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल में, तो कभी अमेरिका की कॉपी बने, मगर पहली बार नीति आयोग ने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि नाउ वी विल नॉट बी बोरोइंग अपॉन एनी मॉडल फ्रॉम आउटसाइड, वी विल सर्च फ्रॉम ओरिजिनल भारतीय मॉडल। और आपने देखा उसके बाद उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई इस देश में। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा, वो अंत्योदय के विचार से प्रेरित थे। सभापति महोदय, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह इंश्योर किया जन धन योजना लाके कि गरीबों के पास अकाउंट होने चाहिए, और आज 54 करोड़ अकाउंट हैं, तो थके पंछियों के परों में सीधा वह रक्त पहुंचे जिसमें ना कोई कट हो ना किसी अन्य प्रकार की चीज। फिर चाहे 11 करोड़ लोगों को शौचालय देना हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास देना हो। और इसके द्वारा बढ़ते हुए हमारे कई विरोधी लोग कहते हैं कि साहब रोजगार और व्यवसाय में स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता, कोई कर्मचारी बनेगा तभी अपना भविष्य निधि खाता बनवाएगा, क्योंकि वो भी पैसा डालेगा और उसका एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा। 2014 में 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है। तो इसका मतलब 16 करोड़ लोग ऐसे हुए जिनके की खाते इस दरमियान बने, तो उसमें एम्प्लॉयर भी है एम्प्लॉय भी है। इसका मतलब रोजगार के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थिति आने वाले टाइम में आई। और हमारे तिरुचि शिवाजी कई बार कह रहे थे डेट के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं भारत दुनिया की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में डेट टू GDP रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। आप चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, किसी से भी तुलना कर लीजिए, हम डेट टू GDP रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। पर्सनल डेट में हम सबसे बेहतर स्थिति में है। 73% लोग ऐसे हैं भारत में जिन्होंने कोई पर्सनल डेट नहीं ले रखा है। तो इसीलिए IMF ने हमारी अर्थव्यवस्था की वो तारीफ भी की है। परंतु ये सारा आर्थिक विकास सभापति महोदय तब तक बेमानी होता है जब तक उस विकास के साथ राष्ट्र के आत्मगौरव का भाव भी उसमें ना हो, क्योंकि आप विकसित होकर भी विश्व के सामने अपनी क्या तस्वीर रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सभापति महोदय, ये 5 साल के बाद आने वाली सरकार का, जो दोबारा भी आने वाली है, सिर्फ 5 साल के बाद आने वाली सरकार का अभिभाषण नहीं था, उस कालखंड का अभिभाषण नहीं था, 500 साल के बाद आने वाले भगवान राम के आगमन के उस अलौकिक अनुभूति के कालखंड का भी था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, देखिए इस देश में भगवान राम, उनके जीवन ने इस राष्ट्र और समाज को जो प्रेरित किया, वो राम मंदिर के समय में किस रूप में हुआ मैं बताना चाहता हूं। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था, तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक,
फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। और आज आप देखिए, चाहे 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है और 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है, वो तो है, परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए जो लोग हमसे कहने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था, जिसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार, पर पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु एक फैक्ट मैं और यहां पे कहना चाहता हूं। कई बार हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे और यह कहा जाता था कि साहब ये मंडल के जवाब में कमंडल आया था। तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पूरी तरीके से भ्रांति है। जो उस समय वीपी सिंह की सरकार मंडल लेके आई थी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा आंदोलन 1984 से चल रहा था, 86 में ताला खुल गया था, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हो गया था। आज मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ? 7 अगस्त 1990, सिर्फ 8 दिन बाद 15 अगस्त था। इतना बड़ा निर्णय जो उस सरकार ने आकर 8 महीने तक नहीं लिया, जो 8 घंटे में होने वाला निर्णय था, क्यों 15 अगस्त को नहीं हो सकता था? मैं बताता हूं उसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से के राजा कुरुप्पु स्वामी की किताब में श्री स्वर्गीय शरद यादव जी ने लिखा कि वीपी सिंह से उनकी बात हुई और वीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को इसको ऐतिहासिक अनाउंस करना चाहता हूं, मगर क्या करें, 9 अगस्त को देवीलाल जी की रैली थी और उन्हें इस बात का डर था कि देवीलाल जी की रैली के बाद जनता दल में विभाजन न हो जाए, बहुत से नेता न चले जाएं। उन्हें इस बात का डर था कि शरद यादव जी भी चले जाएंगे। उस समय कृषक वर्ग में बहुत सी ऐसी जातियां थी जो आज ओबीसी में है, उस समय नहीं थी। तो देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को थी, इसलिए 7 अगस्त को करना पड़ा। अर्थात उनका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समाज के वर्गों के लिए उत्थान नहीं था, अपनी पार्टी के अंदरूनी समीकरण और उस राजनीति को साधना था। क्योंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए ना वो पार्टी बची, ना उन नेता को सम्मान मिला। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर देखें तो हमने ईमानदारी से उस वर्ग के सभी नेताओं को, जैसे श्री कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब तो मंडल के राज से पहले ही के दौर में आ गए थे। और उसके बाद अगर आज हम देखें तो जो लोग आज हमसे कहते हैं पिछड़े वर्ग की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी पट्टी में हमने 5 मुख्यमंत्री बनाए। कल्याण सिंह जी मध्य प्रदेश में, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, और हमने 8 डिप्टी सीएम बनाए। केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में, सुशील मोदी जी यहां सदन में हैं, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी, और हमने अभी अरुण साव जी छत्तीसगढ़ में, सम्राट चौधरी जी बिहार में। 8 और 5 13, और यदि प्रधानमंत्री जी को मिला लें तो 14। उस वर्ग के 14 लोग हमने बनाए, इसमें 11 लोग अलग अलग जातियों के हैं। यह होता है सबका साथ सबका विकास। और जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अपने परिवार के अलावा एक योग्य व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता है। जिस दिन सत्ता देने की बात आती है तो वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति में भी एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। केवल अपने परिवार को सब कुछ चाहिए, यानी जाति का चूरन देना है, परिवार को संपूर्ण सत्ता पूरन लेना है। यह उनका उद्देश्य, और हमारी सोच इस मामले में बिल्कुल अलग रहती थी। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई। हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया गया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है।
विराजमान भी वहां 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी। अभी तो राम ललाई हैं तो जय श्री राम ही होगा। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है जब वो ये बात कहते हैं कि सीता जी का नाम होना चाहिए, तो मुझे ध्यान आता है कि दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान देती हो, सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो हम दोनों को याद करते थे। सभापति जी, मैं बालक के रूप में गया था उस रैली में, मुझे आज तक याद है। हम कहते थे, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। फिर हम कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए वो सौगंध पूर्ण हुई। उसकी शुरुआत माननीय अडवाणी जी के समय में हुई थी और संपूर्ण मोदी जी ने उसे करने का कार्य किया है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक थोड़े इस विषय के ऊपर। माननीय खड़गे जी ने कल एक विषय कहा था कि साइंटिफिक होने की बात करनी चाहिए। जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना, उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया है। वो क्या है कि रामनवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा। अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, जो प्लैनेटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा। तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने, जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया है। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने कि उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेस के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती हैं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए इक्विनॉक्सेस आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसमें विज्ञान का एक और गहरा, आप सबको ध्यान हो कि उसमें 84 सेकंड का मुहूर्त था, पर वो शुरू कहां से होता है? अगर आपने कभी भी उसको सुना हो, लोग को तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। द्वितीय परार्ध ब्रह्मा की आयु मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। वैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो नई फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई हैं जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं। तो नाउ दैट थ्योरी हैज बिकम डिबेटेबल। फिर वहां से आते हैं श्वेत वाराह कल्प यानी 1.97 बिलियन ईयर्स। फिर आते हैं वैवस्वत मनवंतरे, फिर आते हैं कलयुग यानी 5125 ईयर्स। फिर आते हैं विक्रम संवत में 2081 साल। फिर आते हैं वर्ष में, वर्ष के भाग में, उत्तरायण सूर्य में, फिर आते हैं महीने में, और उसके बाद वार नक्षत्र होते हुए 84 सेकंड तक। मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सनातन यात्रा है जो 155 ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन 84 सेकंड तक का करती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो, वो सिर्फ हमारे यहाँ। मगर उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को, और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन, जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका जो मैसेज है कंपोज किया है, उसने लिखा है, उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है। नाउ ओनली द एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन, कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। मगर एक बात मैं यहां पे राजनीतिक भी कहना चाहता हूं। मान्यवर बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है,
इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पे विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए, वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया, आज वो रांची में है। साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा, आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। और यह भी एक संयोग देखिए कि कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था 400 पार, और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो 40 की दरकार। मतलब आप ये सोचिए कि यहां पे विषय आया 400 पार, वहां आया 40 की दरकार, और गठबंधन में मची हुई है ऐसी मारा मार कि प्लीज प्रमोद जी, प्रमोद जी आज गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है, तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो ये विचार आ रहा होगा, मौका आएगा बोलिएगा प्लीज, कि ये रश के जन्नत मुझे आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपको मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा चलिए, ममता दीदी ने तो कहा ना 40 की दरकार, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि 40 भी नहीं मिलेंगी। तो महोदय मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था है मेरे परवरदिगार। और एक बिंदु मैं और कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वो SC ST OBC के आरक्षण को लेकर, उनकी जनगणना को लेकर बहुत कंसर्न है, उनके मन में बड़ी वेदना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि उस आरक्षण के लिए इतनी वेदना है, चाहे वास्तविकता में वेदना है या वोट के तराजू पर तौल कर, सियासत के माहौल को खोल कर तब देखा जाता है कि किस आरक्षण का कब इस्तेमाल करना है। अगर यह सच था तो क्या यह सच नहीं है कि इन्हीं लोगों के शासनकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो गया, कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, 81 में फिर इंदिरा जी की सरकार लाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर क्वैश कर दिया, 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर लेके आई। कहां चला गया, कहां चला गया? इसलिए कि वोट बैंक पे तौला जाता है कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, फिर उसके लिए बोला जाता है। जामिया में खत्म, जम्मू कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं, क्यों नहीं? और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं समाज के उन वर्गों के लिए, जम्मू कश्मीर इस देश का एक ऐसा इकलौता राज्य था जहां वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली बच्चे चाहे कितना भी पढ़ जाएं सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे। जब 370 हटी है उसके बाद वो बराबरी मिली है। आप इस सीमा तक दबा के रखते थे और हमने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। यह दर्शाता है मोदी जी की सोच और आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। और फिर इतना ही नहीं है माननीय सभापति महोदय, बाकी तो छोड़ दीजिए, ये लोग तो अगर इनके नेता के घर पर भी अटैक हो जाए और लगे कि वो दूसरा वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के एक MLA थे, 2018 या 20 की बात है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति अनुसूचित जाति के थे, उनके घर पर अटैक हो गया और अटैक करने वाले लोग जला के फूंक दिए। उसके बाद भी लोग शांत रहे, उन लोगों को बेल भी मिल गई, वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए बेल क्लैश कराने, अब तो खैर पार्टी भी छोड़ के चले गए। तो ये तो वो है कि वोट बैंक की सियासत के लिए अगर घर फूंक तमाशा देखना हो तो वो भी देखने के लिए तैयार रहते हैं, इनको उसमें भी किसी भी प्रकार की। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, वो कौन था ये बताइए। अगर इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, मान्यवर सभापति जी, सबकी कोई बात अगर इस देश में बोले प्लीज प्लीज, अरे सभापति जी मैं पूछना चाहता हूं,
इस देश में किस प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? आपने तो नहीं कहा एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब का होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा गरीब का पहला हक है, वंचित का पहला हक है, किसान का पहला हक है, महिला का पहला हक है। यह दिखाता है कि आपकी हकीकत क्या थी, दिल में क्या है और सामने क्या है। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हकीकत जो बोली थी मनमोहन सिंह जी ने ऐसे ही नहीं थी। कर्नाटक की सरकार ने एक आदेश निकाला है। जिस समय चुनाव लड़े थे तो कहा था कि हम सबको जैसे 2000-3000 की जिस प्रकार की छूट देंगे, चुनाव में आ गए। फिर आदेश निकाला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग 4 व्हीलर खरीदना चाहेंगे तो सरकार 50% पे करेगी। यानी अगर 4 लाख का होगा तो 2 लाख पे करेगी, 6 लाख का होगा तो 3 लाख पे करेगी। यह है असलियत। एक वोट बैंक के लिए 2 और 3 हजार और दूसरे के लिए 3 लाख। मान्यवर, इसलिए जो पहले था वही आज भी है। और फिर मैं और बताना चाहता हूं, आपस में बात ना करें। हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, माननीय सभापति जी, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को तलब किया है। किस बात के लिए तलब किया है? क्योंकि उन्होंने 81 जातियों को जोड़ा ओबीसी में और उसमें 73 मुस्लिम थे। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हुआ? साहब अभी तक उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और मोस्ट बैकवर्ड के लिए उन्होंने 87 जातियों की रिकमेंडेशन की, उसमें 80 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा है और मेरी जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को उनके चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है। यह मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। यह है असली हकीकत। ऊपर से खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदना के साथ हम समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर ईमानदारी से उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ये वैसे विचार हमारे मित्र लोग अन्यथा न लें, ये उन लोगों की आदत, माननीय सभापति महोदय, पुरानी है। अगर इन लोगों को कोई आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है, जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं उनका वर्ड कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी पिछले 20 साल से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2000 से अधिक भाषण दिए होंगे और उसमें उन्होंने अनेक बार मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, मगर दलितों के लिए उनको वो देखने को नहीं मिलता। और उनका जो वर्ड है कि मैं मुस्लिमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु मुस्लिमों को दलितों की कीमत के ऊपर आनंद करवाया जाए, यह मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस में लिखा हुआ है। और आज वैसे एक और बात बता दूं मान्यवर, आज ये लोग अपने हिसाब से कैसे बदलाव करते हैं। मान्यवर, मैं देश के समक्ष ये कहना चाहूंगा कि जातिगत आइडेंटिटी की बात आती है तो इस देश में एक ही नेता है जिसकी जाति, उपजाति और गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, क्योंकि तब उनको लगता है कि उसका फायदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, जनेऊ भी दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी तब लगा कि शायद इसका फायदा हो सकता है, मगर फिर जब लगा कि कुछ और होना चाहिए तो बदल गए। सिर्फ 5 साल के अंदर बदल गए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं मान्यवर, जब ये लोग जातिगत विषय की बात करते हैं तो ये भी एक संयोग, इसको अन्यथा न लें। ऑन द लाइटर नोट मैं कहता हूं, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जातिवाचक संज्ञा अपने नाम के आगे लगाई। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा था, मगर एक ही पंडित जी हुए भारत की राजनीति में, यानी तब उसका फायदा था तो उस चीज को आगे करना है, आज दूसरा फायदा है तो दूसरे को आगे करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इनका सामाजिक न्याय का समीकरण बदलता रहता है। यह मैं देश को बताना चाहता हूं, जबकि हमारी सोच पिछले 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार से बदली नहीं है। और
मैं यह भी बताना चाहता हूं, इनके एक नेता थे, कल माननीय खड़गे जी ने एक विषय की बात कही, जिस विषय की उन्होंने ट्वीट की बात कही, वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया था और यह भी बता दिया गया था कि वो गलत ट्रांसलेशन था, मगर शायद उनको रिसर्च देने वाली टीम ने ध्यान नहीं दिया। वो जिस सीएम के बारे में बता रहे थे, वो जानते हैं किसका ट्वीट लिख रहे थे? वो उसी के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोलोई जी के द्वारा ट्रांसलेटेड का वो सीएम वो लिख रहे थे और उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वो आप इस सीएम की बात कर रहे थे या उस सीएम की बात कर रहे थे? इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उस विषय की जानकारी आधी अधूरी होने के कारण यह समस्या आती। मगर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, आवश्यकता होगी तो मैं जगह का नाम, वर्ष तो बता ही देता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव में, और इसका न्यूज भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मोदी जी का नाम लेके हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, ये इनकी जाति क्या है पता है आपको? इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है। फिर उमा भारती जी का नाम लेते हैं, फिर हमारे और ओबीसी नेताओं का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं इनको कुछ पता होता है, फिर अपनी जाति का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है। मान्यवर, इस ढंग की बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो जैसे वो एक गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती, पर आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। यह मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मौके पर परिस्थिति के अनुसार ये अपना समय बदलते रहते हैं, और इसके बाद अगर आवश्यकता हो तो ये चीज जाकर वेरीफाई की जा सकती है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि यह विचार कांग्रेस पार्टी का आज जो है यह हमेशा से था। आज कितने संयोग की बात थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों ने ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे, तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री रामलला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। वैसे इसमें भी इनको कोई नई बात नहीं है मान्यवर, ये इनकी समस्या पुरानी है। 24 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू जी ने जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख थे, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ टुडे, उनको लेटर लिखा था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे कि मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी जा रहे हैं, और मैं, उन्होंने कहा कि आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है, यानी मैं इस पुनरुत्थान से बहुत दुखी और समस्या में हूं। मगर साहब, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वो हो गया। और मगर यह दर्शाता है कि जो आज की यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति गांधी जी की नहीं थी। गांधी इस देश की धर्म संस्कृति को मानते थे, नेहरू जी की सोच अलग थी। तो मैं कह सकता हूं कि आज की कांग्रेस गांधी जी की सोच से ज्यादा नेहरू जी की सोच के ऊपर चलती है, इस कारण से यह समस्या आती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण और कोट करना चाहता हूं मान्यवर, यह भी सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 में है। 1959 में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, किसी को समस्या हो तो मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। ललित कला अकादमी में वो भाषण देते हुए कहते हैं, मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ एंड ताजमहल, बट वेन एवर आई गो टू साउथ temples of south, in spite of their duty, I cannot stand, I feel suppressed. और दूसरी तरफ कहते हैं, बट जब मैं ताजमहल देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी लगती है। सेम उसमें, और ये ऑल इंडिया रेडियो के जो टेप्स अवेलेबल हैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, उसमें भी अवेलेबल है 1959 के उस टेप्स में।
यह सिर्फ मैंने बताने का प्रयास किया कि यह सोच इस प्रकार की थी जो भारत की वास्तविक शक्ति और सत्ता को उभरने न देने के लिए थी, और इस कारण से इनकी सोच ऐसी रही। हमारी सोच क्या थी, मैं एक छोटी सी बात कहूं। प्रधानमंत्री जी ने उन सारे श्रमिकों का सम्मान किया, उन पे पुष्प वर्षा की, और ताजमहल के बारे में क्या कहानी है कि श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। और मुझे आश्चर्य है कि जो लोग सर्वहारा की सिद्धांत की बात करते वो उस कहानी को जुलाइज करते थे, और सोचिए हमारे दिमागों में कैसे बैठा दिया गया कि हमें वो सही लगने लगा कि वो एक अच्छी बात थी। यानी एक प्रधानमंत्री जो एक मंदिर निर्माण में जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान कर रहा, उस पर पुष्प बरसा रहा है, वह तो गलत था, और हाथ कटवाना सही था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन करने लायक था, उसे देखने में आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे लगता है कि यह समस्या सोचनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आजकल आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे, जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था? तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। एक और मैं बात कहना चाहता हूं मान्यवर, एक और विषय, माननीय खड़गे जी ने कहा था कि देश की साक्षरता दर और एक इनकलाब आएगा, 1951 में 18% थी। मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, इनकलाब आएगा नहीं, इनकलाब आ चुका है। जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की 1991 में, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए। इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हो गई। 2001 में साक्षरता दर ने क्रॉस किया 60%, हमारे नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आ गई। 2011 में 70% क्रॉस किया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई। 2021 में 80% क्रॉस करेंगे, 400 के बहुमत की सरकार आएगी। क्यों? जो समाज शिक्षित हो रहा है, सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन या संशय नहीं रहेगा। और भारत की युवा पीढ़ी उसको देखकर पूरी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक और आरोप लगाया जाता है कि साहब ईडी और सीबीआई का बड़ा उपयोग हो रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज दो दलों का नाम सबसे ज्यादा आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार और झारखंड का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग बचपन में देखते थे, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा थी क्या? भाई, आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं, आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ साथ हैं। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, इसलिए आज आप जिस प्रकार का
विभाजन। और मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे विरोधियों को कोई आपत्ति है तो मैं विनम्रता से कहता हूं 1990 के बाद की एक लोकसभा बता दें जिसमें इन दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने से लेके मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकारों के जमाने में। तो भाई अगर आपका तो ये भ्रष्टाचार से याराना बहुत पुराना है और इसके लिए सिर्फ मोदी जी पर इल्जाम लगाना है, मैं तो ये बात सही नहीं मानता, ये यथार्थ है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार को कवर अप करना होता है तो कैसे कवर किया जाता है मान्यवर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, करप्शन को एक सी से नहीं कई सी से कवर किया जाता है। उसमें कास्टिज्म भी लाना है, उसमें कम्युनलिज्म भी लाना है और उसमें क्रिमिनलिज्म भी लाना है। इस ढंग से कवर अप किया जाता है करप्शन के लिए। तो जब जरूरत होती है तो देश के अंदर विभाजन की बात करो ताकि मुद्दे से ध्यान हट जाए, करप्शन से बात हट जाए। तो कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई वर्ग की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर इन्होंने जिस प्रकार के डिवीजन की बात कही तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि आपने अंग्रेजों ने हमको बांटा फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। आज एक हमारी सोच इनकी सोच में क्या अंतर है जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब अमृतकाल आ गया है और हमें इस प्रकार के सभी प्रभावों से अपने को मुक्त करना है और उस प्रभाव से मुक्त होकर हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। यहां पर एक और बात कही थी हमारे विपक्षी दलों के लोगों ने, वो कहते हैं हम तो बहुजन की बात करते हैं। मान्यवर ये वास्तविकता में कहते तो बहुजन की बात है पर करते सिर्फ परिवारजन की बात है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलते, परिजन हिताय परिजन सुखाय चलते हैं। मगर इनकी सोच और हमारी सोच में अंतर यह है कि मोदी जी कहते हैं यदि आप बहुजन की बात करेंगे तो भी कुछ जन तो छूट जाएंगे। तो मोदी जी उस विचार से प्रेरित हैं जो कहती है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको मिलेगा, जो सरकार की नीतियां होंगी, सरकार के लाभ होंगे वो सबको मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ये हमारा संस्कार है और मोदी जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया। सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा था, मगर अफसोस की बात यह है कोई भी आज तक गया नहीं है। अब यह बताइए, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहां ये सम्मान की बात करते, इनके यहां तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने सबको दिया। ये मोदी जी की विराट सोच और इन चीजों के बारे में हमारा जो नजरिया है वो उसको दर्शाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये उदारता मोदी जी कब दिखाते हैं, जब उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं बोला जाता है। मतलब मृत्यु का प्रकार से लेके अनेक प्रकार की बातें, कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या चीजें हैं। मगर उससे अविचलित रहते हुए, जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप साहब छुट्टी भी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद उसी से ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। आप सोचिए, आज डिजिटल डाटा का जमाना है। जितने अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए किया गया होगा, इतना कभी किसी के लिए नहीं किया होगा। इसके बावजूद विपक्ष के जितने नेताओं को सम्मान दिया गया है, इतना भारत के इतिहास में कभी किसी को नहीं दिया गया होगा। इसलिए वो ऊर्जा पाते हैं जो समाज को बदलाव करने में एक महती भूमिका निभाती है। और उस नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां अंत में मैं एक विषय ये कहना चाहूंगा कि वो नई सोच क्या थी, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई,
इस देश में दो हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या थी। देश का पूर्वी हिस्सा है, वहां पर पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है, बिहार से लेके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। जो पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात, वहां पानी कम गिरता है, इसकी वजह से सूखे की समस्या रहती थी। अब मोदी जी ने आने के बाद जो एक नई सोच के साथ सोचा, तो जहां पर पानी कम है तो वहां सौर ऊर्जा की अधिकता है, तो सोलर एनर्जी के अंदर उसके पे एक नया स्वरूप शुरू किया गया। और जहां पर पानी की अधिकता है वहां नदियों के पाट को ड्रेजिंग करके और गहरा किया गया और इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की गई। यानी जो समस्या है उसके अंदर से कैसे एक नया रास्ता निकाला जा सकता है वो देखा। और सोलर एनर्जी में हम वहां पर पहुंचे कि आज दुनिया में हम 5th स्थिति में है सोलर एनर्जी में, जो हमने 2022 में अचीव कर ली है। तो हम 4थे नंबर के देश हैं दुनिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में क्लीन एनर्जी के फील्ड में खड़ा हुआ है। हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, हम 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, हम 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया में नंबर 1 है। और सभापति महोदय, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 2022 में भारत ने 46%, दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ, जो इसके बाद के 4 देशों से मिलाकर उससे ज्यादा था। अर्थात एक नई सोच, सोलर एनर्जी, इनलैंड वाटरवेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत को एक नई दिशा में ले जाने में सफल रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नई सोच के साथ इस अमृत काल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईमानदारी से एक यथार्थ और स्वीकार करना चाहिए। महोदय, हमारे देश में क्या कोई ऐसी घटना हुई? अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक डूब गया, हमारे यहां कोई बैंक डूबा क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डूब गई, हमारे यहां कोई डूबा क्या? चाइना के सबसे बड़े उद्योगपति जैक मा मतलब अघोषित रूप से गायब हो गए। वहां के सबसे बड़े जो बैंकर हैं बान फॉ, वो भी 1 साल से गायब है। इसके बावजूद, और अगल बगल क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है, इसके बावजूद इन परिस्थितियों में से जिस ढंग से मोदी जी ने इसको निकाला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको उनका साथ देना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। यह काम इतना आसान नहीं था, और आज स्थिति सिर्फ इतनी नहीं बनी है। आज हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2 परस्पर विरोधी देश हमको समान रूप से सम्मान देते हैं। अमेरिका कहता है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल पार्टनर। यह स्थिति जो मोदी जी के नेतृत्व में आई है, यह दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मोदी जी की तरफ से, कि पत्थर पिघलाने का हुनर मुझे आता है, पत्थर को यूं पिघलाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं कि समंदर मेरे घर आता है। और मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि आज भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम एक बिंदु बस और कह देता हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। आज हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में हमको जैसा कोऑपरेशन मिल रहा है और भारत की तरफ जिस ढंग की आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। मुझे याद है माननीय सभापति महोदय, हम लोग बच्चे थे, राम मंदिर आंदोलन समय कहा जाता जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज हकीकत क्या है? आज भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, कॉरिडोर भी बन रहा है। G20 समाप्त हुआ तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार पे बात करने के लिए। आज हमारा सऊदी अरब के साथ व्यापार हो या जो भी व्यवस्था हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और वैसे जो लोग साइंस में, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, उन्हें पता हो कि अब तेल की टेक्नोलॉजी का समय 20-25 साल का ही रह गया, वो भी खत्म होने वाला है। तो इसलिए अगर आप देखें कि यदि कोई दृढ़ता के साथ काम करे तो क्या कुछ किया जा सकता है, जो हमारी सरकार ने किया है विश्व में इस विपरीत परिस्थितियों में, उसको मैं कह सकता हूं कि यह इतना आसान काम नहीं था। यह वैसा था जैसे टूटे हुए तार से कोई संगीत बजाना हो या पत्थर पे कोई पौधा उगाना हो, मगर वो भी करके दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने। और अब इस अमृत काल के उषा काल में एक नई स्वर्ण रेख भारत के लिए दिख रही है। तो मैं अटल जी की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, जो मोदी जी के एफर्ट्स के लिए एकदम सही उतरती है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर।
टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। यानी अरुणिमा की रेख मतलब एक गोल्डन लाइनिंग इन द स्काई। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इस मेरा मानना है, चुनाव में खूब लड़िए, ऊंचे स्वर में हमारा विरोध करिए, पर भारत के विकास के इस गीत को आप भी स्वर दीजिए। इसी अनुरोध के साथ अपना निवेदन समाप्त करते हुए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।